इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, MSc राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं MA हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा परिवर्तन की दिशाएं विषय पर व्याख्यान दूंगी। भाषा एक परिवर्तनशील सामाजिक संपत्ति है। भाषा में यह परिवर्तन सतत एवं सहज रूप में होता रहता है। जिन देशों में आवागमन के साधन सर्वथा सुलभ हैं और जो देश अत्यंत समृद्ध एवं संपन्न हैं, उन देशों की भाषाएं प्राय परिवर्तनशील होती हैं। इसके विपरीत जिन देशों में आना जाना सर्वथा कठिन होता है अथवा जहां संचार साधन की ठीक व्यवस्था नहीं होती, जहाँ की भूमि उर्वरा नहीं होती और जहाँ मानव जीवन के लिए उपयोगी सामग्री का उपलब्ध होना दुष्कर होता है, वहाँ की भाषा में परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार सुखद, संपन्न, समृद्ध एवं सर्वसाधन सुलभ देशों की भाषाएं प्राय परिवर्तनशील होती हैं। भाषाओं में यह परिवर्तन विविध दिशाओं में देखा जाता है। भाषा परिवर्तन की दिशाएं वे मानी जाती हैं जिनमें भाषा के आंतरिक एवं बाह्य रूप में परिवर्तन होता है अथवा उसके उच्चारण में परिवर्तन होता है या उसकी ध्वनि में परिवर्तन आता है अथवा उसके अर्थ में परिवर्तन दिखाई देता है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है भाषा परिवर्तन की प्रमुख 5 दिशाएं हैं: ध्वनि परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, पद परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। सबसे पहले हम ध्वनि परिवर्तन को समझेंगे। ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं, अतः भाषा ध्वनि संकेतों पर निर्भर रहती है। प्रायः यह देखा जाता है कि भाषा के ये ध्वनि संकेत बड़े विचित्र रूप में परिवर्तित होते रहते हैं और जिनके परिवर्तन से भाषा में भी पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन दिखाई देता है। भाषा में ध्वनि परिवर्तन के विविध भेद दिखाई देते हैं, जैसे कभी आधे स्वर का लोप हो जाने पर अनाज का नाच रह जाना, मध्य स्वर का लोप हो जाने पर गर्दन का गर्दन अथवा खुरजा को खुरजा कहने लगना, अंत्य स्वर का लोप होने पर शिला को सिल या निद्रा को नींद कहना, इसी ध्वनि परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऐसे ही आदि व्यंजन का लोप हो जाने पर स्कंद को कंधा या स्थान को थान कहना, मध्य व्यंजन का लोप होने पर कोकिल को कोयल कहने लगना, अंत्य व्यंजन का लोप हो जाने पर निम्ब को नीम या आम्र को आम कहना भी इसी के उदाहरण माने जाते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य स्वर या व्यंजनों के आगमन से स्टेशन को स्टेशन, मर्म को मरम, स्वप्न को सपना अथवा ओष्ठ को होठ कहना भी इसी ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। इस तरह भाषा में विविध प्रकार के ध्वनि परिवर्तन होते रहते हैं। अगले परिवर्तन की दिशा है शब्द परिवर्तन। ध्वनियों के संयोग से ही शब्द बनता है। जब कई ध्वनियाँ संयुक्त होकर उच्चारित होती हैं तब शब्द उत्पन्न हो जाता है। अतः जहाँ ध्वनियों के विविध परिवर्तन भाषा की परिवर्तनशीलता के द्योतक हैं, वहाँ शब्द परिवर्तन भी भाषा की परिवर्तन संबंधी दिशा को सूचित करते हैं। शब्दों में भी विविध प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। जैसे एक समय मातृ, पितृ और भ्रातृ शब्दों का प्रचार था, धीरे धीरे परिवर्तित होते होते इनके स्थान पर क्रमशः माता, पिता और भ्राता का प्रचार हुआ। फिर क्रमशः माँ, बाप और भाई का प्रचार हो गया। बहुत से शब्दों की तो विचित्र दशा हुई, जैसे पर्यंक ग्रंथि शब्द बदलते बदलते पालती हो गया, उपाध्याय शब्द परिवर्तित होते होते झा हो गया, भ्रातृजाया शब्द बदलकर भौजी हो गया, मातृश्वसा का मौसी हो गया आदि। इस तरह विविध प्रकार के शब्द परिवर्तनों द्वारा ही भाषा परिवर्तन होता रहता है। भाषा परिवर्तन की अगली दिशा है पद परिवर्तन। प्रत्यय, विभक्ति या क्रिया चिन्ह के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें पद कहते हैं। प्रत्येक शब्द तब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता जब तक वह पद का रूप धारण नहीं कर लेता। संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी सुबंत अर्थात विभक्तियों और तिगंत अर्थात ति, सी, ति आदि क्रिया चिन्हों के योग से ही पद बनाए जाते हैं। जैसे रामः ग्रामम गच्छति।
इस वाक्य में रामः में सुविभक्ति के योग से कर्ता पद बनाया गया, ग्रामम में अम विभक्ति के योग से कर्म पद बनाया गया और गच्छति क्रिया में ती क्रिया चिन्हों के योग से वर्तमान कालिक क्रियापद बनाया गया। पद निर्माण की यह पद्धति पहले प्राकृत एवं अपभ्रंशों में आकर परिवर्तित हुई और हिंदी भाषा के आविर्भाव के साथ यह पद पद्धति और भी बदल गई। इसी कारण संस्कृत के रामः ग्रामम गच्छति को ब्रज में राम गाँव को जातु है बोला जाता है, कन्नौजी में राम गाँव को जात है कहा जाता है, बुंदेली में राम गाँव को जात है कहा जाता है, अवधी में राम गाँव को जात है बोला जाता है और हिंदी में राम गाँव को जाता है कहा जाता है। इन सभी वाक्यों में आकर पदों के निर्माण में कैसा कैसा परिवर्तन हुआ, यही भाषा परिवर्तन की दिशा बतला रहा है। भाषा परिवर्तन की अगली दिशा है वाक्य परिवर्तन। वाक्यों के निर्माण में भी भाषा परिवर्तन की दिशा का ज्ञान होता है। प्राय पदों के संयोग से वाक्य बनते हैं। संस्कृत युग में वाक्य संरचना इतनी व्यवस्थित एवं स्पष्ट थी कि कोई भी पद किसी भी स्थान पर रख दो तब भी वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता था। जैसे यदि मैं गांव को जाता हूँ, वाक्य को संस्कृत में कहें तो अहम ग्रामम गच्छामि कह सकते हैं, गच्छाम्यम ग्रामम भी कह सकते हैं, ग्रामम अहम गच्छामि कह सकते हैं, गच्छामि ग्रामम अहम भी कह सकते हैं और इन वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही स्थिति कुछ काल तक प्राकृत और अपभ्रंशों में भी रही, परंतु हिंदी का आविर्भाव होते ही यह व्यवस्था न रही। हिंदी के वाक्यों में यदि पदों को इधर उधर कर दिया जाए तो अर्थ तुरंत बदल दिया जाता है। जैसे शेर बकरा खाता है और बकरा शेर खाता है, इन दोनों वाक्यों में अर्थ बदल जाता है। इसलिए हिंदी में आकर यह व्यवस्था हुई कि पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रियापद आना चाहिए। इसी प्रकार संस्कृत के वाक्य में प्राय विशेषण में भी उसी प्रत्यय विभक्ति का योग रहता है जो विभक्ति या प्रत्यय संज्ञा पद में लगाई जाती है। यह नियम हिंदी के वाक्यों में आकर पूर्णतया बदल गया। जैसे यहाँ सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर लड़का जा रहा है, सुंदर लड़की जा रही है आदि वाक्यों में संज्ञा के समान ही प्रत्ययों एवं विभक्तियों का प्रयोग हिंदी के उक्त विशेषणों में नहीं हुआ है। इस प्रकार वाक्य परिवर्तन के द्वारा भी भाषा परिवर्तन का ज्ञान होता है। अतः वाक्य परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की एक दिशा है और वाक्य परिवर्तन की अंतिम दिशा है अर्थ परिवर्तन। भाषा परिवर्तन की दिशा का ज्ञान अर्थ परिवर्तन से भी होता है। प्रायः जो शब्द पहले जिस अर्थ में प्रयुक्त होते रहते हैं, कालांतर में उन शब्दों का प्रयोग अन्य अर्थों में होने लगता है। इस परिवर्तन का कहीं विस्तार देखा जाता है, कहीं संकोच होता है और कहीं अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे तेल शब्द का मूल अर्थ था तिल का सार, किंतु कालांतर में इस शब्द के अर्थ में इतना विस्तार हुआ कि सभी पदार्थों के सार को तेल कहने लगे। इसीलिए आज सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, मिर्च का तेल, मिट्टी का तेल आदि कहा जाता है। इसी तरह पहले मृग शब्द का प्रयोग संपूर्ण जंगली जानवरों के लिए होता था, किंतु आजकल इस शब्द का अर्थ संकोच हो जाने के कारण अब हिंदी में मृग का अर्थ केवल हिरण के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ऐसे ही महाराज शब्द पहले बड़े राजा के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु हिंदी में इसका अर्थ बिल्कुल बदलकर रसोइया हो गया है और वर का अर्थ पहले श्रेष्ठ होता था, परंतु आजकल हिंदी में वर का अर्थ दूल्हा हो गया है। इस प्रकार विविध अर्थ परिवर्तन भी भाषा परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। यही कारण है कि अर्थ परिवर्तन को भी भाषा परिवर्तन की ही एक दिशा माना जाता है। यहाँ आकर मैं अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ।